तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? फर्स्ट लॉ ऑफ क्या था भाई? ये लॉ क्या था बेटा? कि बिल्कुल ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है। क्या बोलते हैं कि कभी भी किसी सिस्टम को अगर हम एनर्जी ट्रांसफर करें, कौन से मोड से? तो ऑफ कोर्स एनर्जी ट्रांसफर करने के हमारे पास दो ही मोड हैं। हीट के थ्रू हम ट्रांसफर कर सकते हैं एनर्जी, बोलो बच्चों, या फिर उस पर कुछ वर्क परफॉर्म करके, ये तो नो। तो ये जो हमने ये फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर करी अगर किसी सिस्टम में, तो सिस्टम उसको अपने इंटरनल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर लेता है। मतलब कि Q प्लस W इज इक्वल टू, बोलो, डेल्टा। अच्छा, मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि बेटा U क्या है? एक स्टेट फंक्शन है, और ये दोनों क्या है? पाथ फंक्शन। तो बड़ा यूनिक सा है कि दो पाथ फंक्शन का सम एक स्टेट फंक्शन आ रहा है। आ रहा है बात समझ में? और ये भी मैंने बोला था कि अगर वर्क डन सिर्फ एक्सपेंशन कंप्रेशन से रिलेटेड हो रहा है, इफ W इज टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन ओनली, तो ऐसे केस में W को मैं क्या लिख सकता हूं? माइनस PD लिख सकता हूं ना। W को क्या लिख सकता हूं? स्मॉल, अगर मैं इनको स्मॉल स्मॉल कर लूं, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट आई सप्लाइड, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क, तो कैन आई राइट लाइक दिस? बोलो, फॉर वेरी स्मॉल चेंजेस, फॉर वेरी स्मॉल चेंजेस, करेक्ट। अच्छा, तो अब इसी में इफ write it down, if only PV work is taking place, if only PV, if only PV work is taking place, देखो W में सारे तरह के वर्क डन आएंगे ना, तो मैं उनका एक बहुत ही स्पेशल केस ले रहा हूं कि सिर्फ PV वाला हो रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? W आई कैन राइट एज Q माइनस PdV, कैन आई राइट लाइक दिस, इज इक्वल टू DU। बोलो बच्चों, गॉट इट? नो? आया कि नहीं आया? देख यहां पर ध्यान दे, W का वैल्यू क्या होता है? माइनस PdV का इंटीग्रल। स्मॉल W लिखने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो उसको माइनस PdV लिख सकते हैं ना। तो बस वही तो लिखा हूं यार इधर। इज दैट क्लियर? सो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? Q इज इक्वल टू DU प्लस PdV। याद रहेगा सबको? बोलो, अगर सब तरफ इंटीग्रल कर दो, मतलब कि लार्जर फॉर्मेट की मैं बात करूं, तो क्या मैं लिख सकता हूं? कैपिटल Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस इंटीग्रल ऑफ PdV। ये कब फॉर्मूला लगा सकता हूं बेटा? जब क्या हो रहा है? सिर्फ एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन से रिलेटेड ही वर्क डन हो रहा है, तभी। ध्यान रहेगा ये? हाँ, तो आज इससे रिलेटेड एक छोटा सा चेंज क्वेश्चन देता हूं, फिर चेक करते हैं उसको ना कि आप लोग क्या कर पा रहे हो। अच्छा, ये बात नोट करके लिखोगे, इन दिस एक्सप्रेशन Q एंड W ये सब क्या है? पाथ फंक्शन है, वेर एज डेल्टा U इज U इज अ स्टेट फंक्शन। Q and W is path function and what? U is state function। बाकी थोड़ा देखते हैं आप क्या दिमाग लगाते हो। ठीक है, लिखो तो, क्वेश्चन लिखो। बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना। लिखो, a system undergoes change in state from state A to state B। a system undergoes change in state from state A to state B।
थ्रू टू डिफरेंट प्रोसेस, थ्रू टू डिफरेंट प्रोसेस, through two different process as shown in diagram, as shown in diagram. तो ये फर्स्ट प्रोसेस था बेटा और ये सेकेंड प्रोसेस था, राइट? अच्छा, फर्स्ट प्रोसेस में क्या मैंने दिया है, ध्यान से देखो बोर्ड पे, ये फर्स्ट प्रोसेस है और ये फर्स्ट प्रोसेस मैंने क्या दिया है, वर्क डन की वैल्यू 100 जूल दी हुई है, जूल, सारे यूनिट जूल में ही है, राइट? एंड हीट सप्लाइड कितना है, 100 जूल। दूसरे वाले प्रोसेस में मैंने बोला बेटा वर्क डन तो 50 जूल है, तो बताओ हीट कितना सप्लाई किया होगा या इवॉल्व किया होगा, डू इट क्विकली, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड और इवॉल्व इन सेकेंड प्रोसेस। फर्स्ट का मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया, सेकेंड का ये डिस्क्रिप्शन देके छोड़ दिया, ये पूरा ऐसे ही डायग्राम बना के ही लिखो इसको, फाइंड द हीट सप्लाइड इन सेकेंड प्रोसेस। बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है, बहुत ही इजी है, देखना है कि आप कितना पकड़ पा रहे हो। चलो बच्चों जल्दी निकालो। बच्चों हुआ क्या, आओ मैं दिखाता हूँ क्या करना है, आ जाओ चलो स्टार्ट करें। कितने लोगों ने निकाल लिया है, हाथ उठाओ, जो भी वैल्यूज निकाला, बट कर लिया ना क्वेश्चन, हाथ उठाओ। चलो अब बताओ क्यू कितना आ रहा है, 150 कितने लोगों का आ रहा है, हाथ उठाओ। और कोई आंसर है, 50 भी आ रहा है, और चलो देखते हैं, -50 भी आ रहा है तुम्हारा, चलो आ जाओ देखते हैं। बिल्कुल बात नहीं करना है, अब ध्यान से सुनो, बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल प्योर अंडरस्टैंडिंग पे आपको ये फॉर्मूला मालूम हो और आपको इनके नेचर्स मालूम हो तो एक लाइन में ये निकल के आता है। बताओ मैंने क्या समझाया है, u क्या है, स्टेट फंक्शन,
तो क्या आप डेल्टा यू, कहने का मतलब ub माइनस ua, स्टेट बी माइनस स्टेट ए, क्या ये वैल्यू डिफरेंट पाथ्स पे डिपेंडेंट होगा क्या? नो सर, ये तो सेम ही होने वाला है, सिंस u इज स्टेट फंक्शन। अलग अलग आप पाथ पे जाओगे तो भी ये सेम रहेगा। तो भाई अगर ऐसी बात है तो मैं सीधा सीधा लिखूंगा क्या कि पहले वाले में कितना हीट सप्लाई किया प्लस पहले वाले में वर्क कितना किया, मस्ट बी इक्वल टू दूसरे वाले में कितना हीट सप्लाई किया और कितना वर्क डन किया। बोलो ना। तो पहले वाले का Q1 W1 कितना दिया हुआ है भाई? 100 प्लस 100। ये कितना है? नहीं मालूम सर। ये 50। कितना सिंपल सा आंसर है, 150 जूल। कितना सिंपल सा था। प्योरली सिर्फ इस बात की अंडरस्टैंडिंग पे कि अगर आपका कोई स्टेट फंक्शन है सर, तो यहां से यहां में वो कांस्टेंट, चेंज ऑफ स्टेट फंक्शन विल बी कांस्टेंट, क्योंकि वो सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता है। तो आप किसी भी पाथ से जाओ, हमें उससे क्या लेना देना। हम तो इतना बोल सकते हैं ना कि डेल्टा U1 मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा U2, इतना तो बोल सकते हैं ना बेटा। तो बस वही लगाया, और डेल्टा U को मैंने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से लिख दिया है, Q1 प्लस W1। सेकंड वाले को मैंने लिख दिया है Q2 प्लस W2। अरे बोलो यार, यहाँ तक क्लियर है? तो आप बोलना चाहो तो ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ डेल्टा U1 एंड डेल्टा U2। अगर मैं चाहता तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता था, लेकिन तब आपको हिंट मिल जाता है, इसलिए मैंने वो नहीं पूछा। मैं क्या पूछ सकता था कि बताओ फर्स्ट में इंटरनल एनर्जी चेंज कितना हुआ, तब आप सीधा फॉर्मूला लगाते, फिर शायद आप थॉटफुल हो जाते कि अच्छा ये तो स्टेट फंक्शन है तो सेकंड वाले में कांस्टेंट रहेगा, फिर आपको क्लू मिल जाता। तो मैंने इसको जानबूझ के नहीं पूछा, बट एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालो। आ रहा है बात समझ में? क्लियर हो रहा है? हाँ, क्यों दिमाग लगा रहे हो? पहले हीट भी तो क्यू मैंने 100 दिया है, पॉजिटिव ही दिया है ना। क्यों ऐसा क्यों दिमाग में आ रहा है तुम्हारे? इतना बायस क्यों हो? अभी तुम प्रोसेस के डिटेल में तो नहीं गए हो ना, मैंने कुछ भी नहीं बताया है कि कैसे हो रहा है, किस तरीके से, कुछ भी नहीं। सिंपली मैंने बोला ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का बात मानो, सीधा सीधा दिमाग लगाओ बस। अरे समझ में आया ना? क्लियर हुआ? ये सब चीजें नहीं सोचो कि अगर मैंने इधर 100 दिया तो 100 बाहर निकलेगा भी, ये तो कहाँ रूल होता है भाई? ये कहाँ रूल होता है? मैंने तो ये बोला कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है। तो ये कैसे बोल सकते हो क्यों इसने इधर से दिया 100 तो इधर से निकल रहा होगा? तो गलत स्टेटमेंट है ना ये। चल आगे बढ़े। अच्छा बच्चों, याद करो मैंने आपको क्यू के एक्सप्रेशंस बताए थे। आपको याद है दो एक्सप्रेशंस था, एक तो था ms डेल्टा टी, अगर हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कांस्टेंट है, जो कि जनरली होता है मॉडरेट टेम्परेचर के ऊपर जब चले जाते हैं, तो बहुत लोअर टेम्परेचर पे चले जाओगे तो एस भी टेम्परेचर डिपेंडेंट हो जाता है। अरे समझ में आया? या तो मैंने बोला था क्यू को ऐसा भी लिख सकते हो एनसी डी भी। अरे बोलो यार, यहाँ dt कर देता हूँ फॉर अ स्मॉल चेंज ऑफ टेम्परेचर, इज दैट ओके? बोलो। अगर इंटीग्रल करोगे, dq की मैं बात करो, dq नहीं स्मॉल q की मैं बात करो, इसका इंटीग्रल नॉर्मली हम इसको ms डेल्टा टी लिखते थे या nc डेल्टा टी। अरे बोलो यार, हमने वाटर के केस में इसका क्वेश्चन भी किया था। ये कब लगाते हैं? जब फेज सेम हो, विद इन सेम फेज टेम्परेचर बदल रहा हो, तो ये लगाते थे हीट का फॉर्मूला। याद आ रहा है कुछ? अगर फेज बदल रहा हो, यानी कोई लिक्विड से गैस में जा रहा हो, बॉइलिंग हो रहा हो, बॉइलिंग टेम्परेचर पे, या फिर सॉलिड से क्या बन रहा हो बेटा, लिक्विड, इन दोनों ही केस में क्या ये लगा पाएंगे क्या? नहीं सर, तब तो टेम्परेचर बदलता ही नहीं। क्या इसका मतलब हमने हीट नहीं दिया? सॉलिड से लिक्विड जाने में मेल्टिंग प्रोसेस में क्या बिना हीटिंग के वो मेल्ट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं सर। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? m इंटू एल, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ध्यान है ये? तो वहां सब्लिमेशन का हो जाएगा। हाँ बिल्कुल।
देखो इसने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर कई बार तो ऐसा होता है ना, सॉलिड से सीधा गैस चीजें ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं, लिक्विड आता ही नहीं है बीच में, ऐसा भी होता है। जैसे देखो CO2 को, जिसको ड्राई आइस बोलते हैं, आप CO2 को कभी लेके आओ और नॉर्मल टेम्परेचर पे यहाँ छोड़ दो, सीधा वो वेपर फॉर्म में चला जाएगा। आप उसको टच करोगे, वेट होगा ही नहीं हाथ, क्योंकि लिक्विड में आता ही नहीं है वो, सीधा इधर से स्ट्रेट अवे वो कहां पहुंचने वाला है, गैस फेज में। तो ऐसे प्रोसेस जहां पे सीधा सॉलिड टू गैस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा हो, ऐसे चीजों के लिए हम क्या यूज करेंगे, M/L फॉर सब्लिमेशन। अरे बाबा ऐसा तो हमने ये भी आपको एक एग्जांपल दिया था, आप तो ऐसी बात बोल रहे हो, मैंने ये भी बोला था कि डायमंड से ग्रेफाइट जाना दोनों ही सॉलिड ही तो है। अरे यार याद है तुम लोगों को? तो ऐसे केस में भी तो लेटेंट आएगा, पर वो लेटेंट कौन सा होगा, यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ ट्रांजिशन, एलोट्रोपिक ट्रांसफॉर्मेशन, वो टर्मिनोलॉजी उनका है। हमारे दिमाग में क्या रखना है कि भाई हम ये नहीं लगा सकते हैं जब भी कोई टेम्परेचर, समझ में आया? बोलो। तो यहां तक क्लियर है, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं है? तो क्वेश्चन करें हम लोग। अरे हाँ, फर्स्ट लॉ का तो आज एप्लीकेशन करना है हम लोग को अच्छे से ना, करें? बोल दो यार, हाँ बोल, नहीं हाँ बोलोगे तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा। आओ चलो, तो बिना ज्यादा सोचे समझे मैं एक बारी मार्क लगा लूं थोड़ा सा। ओके, गॉट इट। चलो हाँ बच्चों ध्यान से देखो तो, हाँ अगेन एज्यूमिंग, क्या एज्यूम करना है, नेग्लिजिबल एक्सपेंशन in liquid and solid. Oi. Assuming negligible expansion in liquid and solid, find W, Q, W, Q and delta U for the following transition. Convergence. Now, सबसे पहला मैं क्या दे रहा हूं आपको क्वेश्चन, यू हैव एन आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस, आइस है, कितना है बेटा, 1 मोल ले लिया हमने, 1 मोल ऑफ आइस इज टेकन एट -10 डिग्री, गेटिंग माई पॉइंट, कन्वर्टेड फ्रॉम हियर टू 1 मोल of liquid at 0 degree Celsius, of course pressure कितना है, 1 atmosphere। डेंसिटी मैं फिर से एक बार दे देना चाहता हूं, डेंसिटी इसका 1 ग्राम पर ml है, सॉरी आइस का थोड़ा कम होता है ना बेटा, तो चलो नहीं होता नहीं है, वो मैंने आपको पिछले क्लास में डेटा दिया, तो 0.9 ये लिख ले रहा हूं ताकि आपको सेम चीजें दिख रही हो। यहाँ पे डेंसिटी मैं दे दे रहा हूं कितना, 0.1 दे रहा हूं, 1 ग्राम पर ml। तो आपको ये पहले वाले प्रोसेस में ये जो करा रहा हूं ना, यहां से यहां जाने में, या इसको थोड़ा चेंज करूं मैं, नहीं तो आप पता चला फंस गए, एकदम गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ लिक्विड के बजाय आइस ही रख दो अभी ना, और फिर तो आइस रख दिया तो डेंसिटी का कोई मतलब है ही नहीं यहाँ पे। सेकेंड, H2O लिक्विड, इससे कहां जा रहा है ये, H2O वेपर, राइट, लिक्विड से कहां जा रहा है H2O वेपर, कब बेटा, ये 100 डिग्री सेल्सियस और ये 100 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 1 atm। बोलो, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये सेकंड क्वेश्चन, दोनों में निकालना है आपको ये वैल्यू। और क्या दिया हुआ है आपको, वो सारी टर्मिनोलॉजीज जो आपको चाहिए, जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ, बोलो आइस, या मैं काम करता हूं ना, जब मैं मोल दे रहा हूं तो मैं मोलर हीट कैपेसिटी दे रहा हूं, तो
CV क्यों लिख रहा हूं मैं, C मोलर लिख दे रहा हूं, मोलर ऑफ आइस 9 जूल, 9 कैलोरी, 9 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। C मोलर लिक्विड, किसका लिक्विड है? ऑफ कोर्स वाटर का ही, राइट? सो दैट इज इक्वल टू 18 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। समझ गए? और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आई हैव गिवन 80 कैलोरी पर ग्राम, या मल्टीप्लाई बाई 18 कर लोगे तो जो भी वैल्यू आए वो पर मोल हो जाएगा। एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आई हैव गिवन 540 कैलोरी पर ग्राम। ऑफ कोर्स बॉइलिंग पॉइंट is equal to 100 डिग्री सेल्सियस, मेल्टिंग पॉइंट is equal to 0 डिग्री सेल्सियस। ये सारे डेटा आपको दिए हुए। क्या हुआ? सेम ही बेटा, सेम अमाउंट ही है, 1 मोल, 1 मोल। अच्छा, एक और चीज एज्यूम करना है आपको। क्या? एज्यूमिंग दैट आइडियल गैस इक्वेशन इज वैलिड फॉर वेपर, ये एज्यूम करके करना। और नहीं, अगर मान लो वो नहीं देना हो तो पता है मैं क्या दे दूंगा, यहाँ पे काम चल जाएगा, यहाँ का डेंसिटी बता दूं तो भी काम चल जाएगा। तो निकालो, थोड़ा जल्दी करो।
चलो बच्चों खत्म हो गया। करें, स्टार्ट करें बेटा। चलो बच्चों स्टार्ट कर रहा हूँ, बस ना हो गया टाइम। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, चेक दैट आउट। देखो फर्स्ट केस में क्या कन्वर्जन हो रहा है, ये 1 मोल ऑफ आइस फ्रॉम -10 टू 0 जा रहा है और 1 मोल ही आइस रह रहा है। और मैंने बोला था कि एज्यूम करो कि जब तक कोई चीज सेम फेज में है, मतलब सॉलिड एंड लिक्विड, गैस की बात नहीं कर रहा हूँ, गैसेस तो सेम अमाउंट को ही बहुत ज्यादा आप एक्सपैंड कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, फिर भी वो गैस स्टेट में रहेगा, बट लिक्विड को नहीं कर सकते हो ना। लिक्विड क्या हाईली कंप्रेसिबल है? नहीं सर, बहुत मुश्किल से कंप्रेस होगा और वो भी बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट। तो इसलिए मैंने बोला लिक्विड एंड सॉलिड्स में आप एक्सपेंशन को नेग्लेक्ट कर लो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सॉलिड से लिक्विड बन रहा हो उस प्रोसेस में भी आप नेग्लेक्ट कर लो, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला मैंने। विद इन सॉलिड आप उसमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको नेग्लिजिबल एज्यूम करो। इज दैट क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कैसे निकालेंगे। तो देखो एक चीज तो कंफर्म है कि भाई इधर से इधर जा रहा है तो हमें तो हीट निकालना आता है। हीट निकालने के लिए उसका मास मालूम हो, स्पेसिफिक हीट और चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा हो, क्योंकि सेम फेज में ही है। बोलो अच्छा, तो मास नहीं भी मालूम है तो मोल मालूम हो और मोलर हीट कैपेसिटी मालूम हो, डेल्टा टी मालूम हो। तो देखो मोल कितना है बेटा, मैंने 1 मोल बोला था। मोलर आइस का कितना है, मोलर हीट कैपेसिटी 9 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, तो यहाँ मोल था, पर मोल गायब हो जाएगा। n इंटू डेल्टा टी कर दोगे, डेल्टा टी कितना है भाई, यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो कितना आ गया भाई 90 कैलोरी। ये आ गया आपका Q फर्स्ट केस में। आया है? कितने लोग ये करेक्ट हुआ? सबका होना चाहिए, इसमें गलत क्यों होगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना। अगर किसी का भी हो रहा है तो सीधा सीधा फॉर्मूले पे था। दूसरा बच्चों, अब देखो हमारा Q निकल गया है, W कितना होगा कौन बताएगा, हाथ उठाओ। किसको किसको आइडिया आ रहा है W कितना होगा, हाथ उठाओ। पूर्वा, नहीं किया है? 0 होगा, बिल्कुल पूर्वा ने भी सही आंसर किया। वॉल्यूम चेंज हो ही नहीं रहा है भाई, और जब वॉल्यूम चेंज ना हो तो प्रेशर वही वाला तो वर्क हो रहा है ना यहाँ पे। तो P dV में अगर dV ही 0 है तब तो ये वैल्यू ही 0 आ गई। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए W 0 रहता है। कौन सा W की मैं बात कर रहा हूं, जो एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन यानी प्रेशर वॉल्यूम से रिलेटेड जो वर्क डन है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो W 0, कितने लोगों ने ये किया था, हाथ उठाओ। चलो कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया।
अब देखो अगर आपको Q एंड W मिल गया है तो आप डेल्टा U भी निकाल सकते हो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल पाओगे यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या बोलोगे? Q प्लस W इज इक्वल टू डेल्टा U। तो बेटा Q कितना है? 90 कैलोरी। W 0 था, डेल्टा U हमारा पहले वाले में आ गया 90। तो फर्स्ट वाले का तो आंसर खत्म हो गया, डेल्टा U। सेकंड कितने लोगों ने कर लिया? हाथ उठाओ। अब जो भी लर्निंग आपने यहां से लिया उसका यूज करके इसको ट्राई करो। अच्छा, डेल्टा U कितने लोगों ने निकाल लिया था? वो हाथ उठाओ। चलो बढ़िया। जिन्होंने W सोच लिया फिर डेल्टा U तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ बच्चों आ जाओ, देखते हैं आप। एक बात बताओ, यहाँ पे क्या फेज सेम रह रहा है क्या? तो क्या आप ये फॉर्मूला लगा पाओगे बेटा? ये नहीं लगेगा। नॉट अप्लीकेबल ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन या फेज ट्रांजिशन। तो क्या करूं फिर मैं? M इंटू एल का वैल्यू यूज करता हूं या मोल इंटू, डिपेंड करता है एल का यूनिट क्या है। एल का यूनिट इसमें क्या है? पर ग्राम ना, तो आप मास यूज करो इन ग्राम। तो 18 ग्राम मल्टीप्लाई बाई ये कितना है? ये इधर से इधर जा रहा है देखो वेपर में, तो कितना हुआ? कैलोरी पर ग्राम। तो ये बताओ मल्टीप्लाई करके कितना है? 9720 कैलोरीज आ गया। ये Q का वैल्यू है। W का वैल्यू कितना है? ये हमने कैलकुलेशन किया है, पिछले क्लास में ही किया था। याद है कि अगर आप 1 मोल ऑफ लिक्विड वाटर को इधर लेके जाओ, एज्यूमिंग आइडियल गैस इक्वेशन वैलिड है, प्रेशर 1 atm है, तभी तो बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है। तो हमने निकाला था। कैसे करते हैं फिर से एक बार समझा देता हूं। माइनस इंटीग्रल PdV, और हमें प्रेशर क्या दिया हुआ है बेटा? एटमॉस्फेरिक, वो हमेशा कांस्टेंट है, एटमॉस्फेरिक बॉइलिंग। तो ये पूरा P बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ गया हमारा, एटमॉस्फेरिक बाहर आ गया, और ये इंटीग्रल dV आ गया। जब इंटीग्रल dV करोगे तो ये क्या आएगा? माइनस P atm V कौन सा बेटा? लिक्विड एंड वेपर। तो ये हमारे पास पूरा पूरा निकल के क्या आ गया? इज इक्वल टू माइनस P atm मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम ऑफ वेपर माइनस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। और पिछले क्लास में हमने देखा था कि भाई लिक्विड एंड वेपर बनने में वेपर का वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसे केस में ये नेग्लिजिबल होता है इसके कंपैरिजन में, तो इसको गायब कर देंगे। तो P atm इंटू वॉल्यूम ऑफ वेपर, और ये निकालना हो तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो। वॉल्यूम कहां से निकालेंगे? nRT बाई P। तो आप करोगे nRT बाई P करोगे तो P भी तो वही आएगा प्रेशर ना, 1 atm का ही तो फाइनल प्रेशर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ गया? माइनस NR। मोल कितना है? 1। R का वैल्यू डिपेंड करता है कौन से यूनिट में निकालना चाह रहे हो। तो मैं जूल में निकालना चाह रहा हूँ या कैलोरी में निकालना चाह रहा हूँ, तो चलो कैलोरी में निकालना चाह रहा हूँ तो 2 लिख दूंगा, मल्टीप्लाई बाई, अरे बोलो ना, टेम्परेचर कितना है? 373, ये कैलोरी आ गया। ये बात ध्यान रखना बच्चों, मैं R कैसे यूज कर रहा हूँ। R यूज कर रहे हो तो तुरंत यूनिट दिमाग में आना चाहिए कि इधर क्या आ रहा है। R अपने अगर 1/12 लिया तो यहाँ ATM लीटर लिखना पड़ेगा। R आपने 8.314 लिया तो यहाँ जूल लिखना पड़ेगा। तो देख लो, क्योंकि हमारा Q कैलोरी में मैंने निकाला तो इसलिए इसको भी कैलोरी में निकाल रहा हूँ, ताकि डेल्टा U को भी मैं कैलोरी में आंसर कर दूं। बट एग्जाम में आप देख लेना कौन से यूनिट में उसने आंसर किया, उसके हिसाब से चेंज कर लेना। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे आप लिखोगे सिंस R इज इक्वल टू 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन।
तो भाई ये कितना आ गया, 373 मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो 7 कैलोरीज। इज दैट क्लियर? अब बताओ, नाउ अगेन यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या मिल गया हमें? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। क्यू कितना है? 9720। डब्ल्यू कितना था बेटा? नेगेटिव में था, 746। और ये आंसर किस में आ गया? कैलोरी में। कितना आ गया बताओ? 8974 कैलोरी। अब हाथ उठाओ, कितने लोगों का ये सेकंड पार्ट पूरा करेक्ट हुआ है? वो हाथ उठाओ। हाँ कोई बात नहीं, आपने आर अगर चेंज करके भी किया है तो भी आंसर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितने लोग आए थे? चलो बहुत बढ़िया, ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात। अगला क्वेश्चन करें इसी पे बेस। चलो बिठा दें इसको। हाँ जी, अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या समझाया था कि इंटरनल एनर्जी के अंदर बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आती हैं, इंटरनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल काइनेटिक एनर्जी, और वो एब्सोल्यूट फॉर्म में निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए यू का एब्सोल्यूट वैल्यू डिटरमाइन करने का कोई मतलब है ही नहीं। वी कैन नॉट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ यू, लेकिन डेल्टा यू डिटरमाइन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? अभी देखो, अभी तो हमने क्वेश्चन कराया आपको, वो तो रियल एग्जांपल है ना भाई, वाटर को लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करना, ये तो प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल है। तो मैंने कैलकुलेट कराया, क्या हमने यू का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया? नहीं सर। यू का हमने कैसे कैलकुलेशन किया? चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वी आर यूजिंग द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यही की है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सबसे बड़ा एप्लीकेशन ही यही है कि आप इंटरनल एनर्जी की वैल्यू को, जिसको अगर आप डायरेक्टली सोचते कि मैं U2 माइनस U1 कर लूं, नहीं निकाल पाते, क्योंकि U2 U1 निकालोगे कैसे एब्सोल्यूट वैल्यू? तो आ रहा है समझ में? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करके हम Q एंड W के फॉर्म में कन्वर्ट करके, हमने Q अलग से निकाला, W अलग से निकाला, उनको ऐड कर दिया, तो भी हमें डेल्टा U मिल गया। अरे बोलो यार। अच्छा क्या बताओ, वर्क को भी मॉनिटर कर पाना इतना आसान है क्या कि प्रेशर कब बढ़ रहा है कब घट रहा है? कई बार तो चलो, ये तो मैंने आपको इक्विलिब्रियम वाली चीजें दिलाई जहां पे प्रेशर 1 atm था, इसलिए कन्वीनियंट वर्क को भी कैलकुलेट करना कन्वीनियंट नहीं रहता है। फिर एक ही पैरामीटर है जो सबसे कन्वीनियंटली मेजर किया जा सकता है विथ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, दैट इज हीट। तो क्यों ना हम इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करके हम कुछ हीट के टर्म में ही हम कुछ डिराइव कर लेते हैं? तो बिल्कुल आता है सर, Q प्लस डब्ल्यू। ऐसा कौन सा केस मैं कर दूं कि डेल्टा यू Q के डायरेक्ट बराबर हो जाए? क्या कर दूं कि ये Q के डायरेक्ट बराबर हो जाए? तो W को 0 कर दो सर। अच्छा, W 0 करने के लिए क्या इंश्योर करना है हमें? वॉल्यूम एक्सपैंड होने ही मत दो सर। तो क्या मैं बोल सकता हूं बेटा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम whatever heat is supplied will be equal to change in internal energy? This is a very universal statement for internal energy. कभी एग्जाम में पूछे चेंज इन इंटरनल एनर्जी को डिफाइन करो, तो कैसे डिफाइन करोगे? यही स्टेटमेंट लिखना, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्यों ऐसा हो रहा है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप उसका आंसर कर सकते हो कि जैसे ही आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया, W एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन वाला फैक्टर ही खत्म हो गया। तो ऐसे केस में ये, अरे आ रहा है क्या समझ में? लिखो ये बात, नोट करके लिखो, नोट करके लिखो। वी कैन नॉट डिटरमाइन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी but we can determine the change in internal energy using first law of thermodynamics. We cannot determine the absolute value of internal energy, but we can determine
but we can determine what? The change in internal energy using first law of thermodynamics. अब आप ये एक्सप्रेशन लिख लो, दैट इज ये करके लिख लो, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू के बारे में और लिखो, क्या लिखोगे कि इट विल बी इक्वल टू, राइट इट डाउन, heat supplied at constant volume, heat supplied at constant volume will be equal to change in internal energy of the system. Heat supplied at constant volume will be equal to change in internal energy of the, समझ गए? Heat supplied at constant volume will be equal to change in internal energy of the system. बोलो भाई, बोलो, लिख सकता हूं? अच्छा, यहां पे जब मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम कर दिया तो अब आखिर में Q को क्या लिखूं? अगर फेज ट्रांजिशन को जैसा कोई चीज हो रहा है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है और सेम फेज में कोई चीज है, तो क्या मैं Q को लिख सकता हूं नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी? और अगर फेज ट्रांजिशन हो रहा होगा तो अगर लेटेंट हीट दिया है तो उसका यूज करेंगे, वो भी नहीं दिया है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करेंगे। बोलो, क्लियर है? अच्छा, लेकिन कितने लोग कह रहे सर ऐसे सी लिखोगे तो सी तो जनरल चीज का हो गया ना, आपने बोला क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम, तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए आप इसको क्या बोलोगे? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसी को क्या बोलते हैं? सीवी मोलर। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? डेल्टा यू इज इक्वल टू एन इंटू सीवी मोलर इंटू डेल्टा टी। मैं फिर से लिखता हूं, ध्यान से देखो, एन इंटू सीवी मोलर, एम स्टैंड्स फॉर मोलर, इंटू डेल्टा टी। if the process is taking place within same phase, yes. बाकी केस आएगा तो हम देख लेंगे भाई, इतना तो हम लिख ही सकते हैं ना, एन सीवी में। इज दैट क्लियर? बोलो, तो व्हाट इज सीवी मोलर हियर? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, लिखो ये बात। अच्छा, ये कैसे आया इसके बारे में समझ रहे हो ना? कांस्टेंट वॉल्यूम किया तो W टर्म विल बी जीरो, तो आप चाहो तो यहाँ पे कोई शॉर्ट नोट लिख सकते हो अपने लिए, राइट? हाउ वी आर अराइविंग एट दिस कंक्लूजन दैट एट कांस्टेंट वॉल्यूम W विल बिकम जीरो एट कांस्टेंट V। आइसोकोरिक के लिए W जीरो हो जाएगा, तो जो भी, और हीट सप्लाई करना बहुत इजी है मेजरमेंट करने के लिए, है ना? अच्छा, कभी कोई पूछे कि सीवी मोलर का डेफिनेशन बताओ, तो क्या बोलोगे सर? यहां से दिस इज इक्वल टू दिस कर दो तो क्या आ रहा है? हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री। यही है सीवी मोलर। हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम टू चेंज, लिखते चलो, टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गिवन सब्सटेंस बाय 1 डिग्री और 1 केल्विन। यही हमारा सीवी है। गॉट इट बच्चों?
इज दैट क्लियर? अच्छा, अब देखो, अब यहां से मैं थोड़ा एकदम स्पेशलाइज्ड केस पे जाना चाह रहा हूं, बिल्कुल ही स्पेशलाइज्ड केस पे, जहां पे हमें इंटरनल एनर्जी चेंज का वैल्यू हमने थ्योरेटिकली कहीं ना कहीं लिख रखा हो। तो याद करो, आइडियल गैस का केस हमने पिछले क्लास में पढ़ा था पूरा पूरा, और वहां पे मैंने बताया था कि आइडियल गैस के केस में U का वैल्यू कुछ और नहीं बल्कि काइनेटिक ही होता है, पोटेंशियल वहां पे 0 हो जाता है, अंडर द एजम्पशन कि जो उनके पार्टिकल हैं आइडियल गैस के, वो उसी फॉर्म में, फंडामेंटल क्वांटिटी के फॉर्म में ही प्रेजेंट है। उसमें हम ये नहीं मान रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना हुआ है, बल्कि हम ये मान रहे हैं कि O2 के फॉर्म में ही पैदा हुआ है नेचर में। समझ में आ रहा है? ये एजम्पशन लेते हुए हमने किया था, तो पोटेंशियल तो है नहीं काइनेटिक, और काइनेटिक की वैल्यू हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से किया था, और पिछले क्लास में हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम का यूज करते हुए निकाला था, याद है ना? मोनो एटॉमिक के लिए कितना होता है बेटा? 3/2 nRT। ये सब ध्यान है ना? बोलो। तो क्या मैं इस काइनेटिक को यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है U की वैल्यू के, और इसकी वैल्यू को तो हमने लिखना सीख ही लिया है, तो U की वैल्यू क्या मैं लिख दूं? F/2 nRT, डिग्री ऑफ फ्रीडम इनटू n फॉर आइडियल गैस। तो अब हेडिंग डालो, फॉर आइडियल गैस। मैं कुछ दिखाना चाह रहा हूं आपको, राइट? फॉर आइडियल गैस, यहां तक नोट कर लिया ना? ये जल्दी नोट करो। हाँ हाँ, हेडिंग लिखो, CV फॉर, CV मतलब यही, इसके बारे में बोल रहा हूं, मोलर हीट कैपेसिटी फॉर आइडियल गैस या आइडियल गैसेस, मोलर हीट कैपेसिटीज फॉर आइडियल गैसेस। हाँ जी, कौन इंटेंसिव है? हाँ, तो उससे क्या मतलब है? हम तो फर्स्ट लॉ के फॉर्म में मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं ना। मतलब मुझे अगर हीट के फॉर्म में मेजर करना है, हीट तो है ना डिपेंडेंट, तो उसके लिए तो लिखना पड़ेगा ना। नहीं तो बोलना पड़ेगा, वो जैसे हीट हमारा किस फॉर्म में जा रहा है उसी पे तो मोलर हीट कैपेसिटी पे, उसी का नॉमेनक्लेचर उस पे ही तो डिपेंड करता है। तो जब आप सिंपली मोलर हीट कैपेसिटी बोल दोगे तो फिर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा ना, आखिर कैसे? कांस्टेंट प्रेशर वाला मोलर हीट कैपेसिटी या वॉल्यूम वाला, किसी भी जनरल टर्म का, तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए बताना पड़ेगा कि वहां पे कौन से, क्योंकि हमने यहाँ पे एज्यूम क्या किया है कि W0 करा करके डेल्टा U को हमने निकाला है ना। अच्छा बच्चों, तो क्या लिखा रहा था मैं? ये मोलर हीट कैपेसिटी फॉर आइडियल गैसेस, राइट? तो आप लिखो इसको, यहाँ से लिखना स्टार्ट करो। लिखो फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस U इज इक्वल टू K प्लस P। लिखो जल्दी, फटाफट करो। U इज इक्वल टू K प्लस P, विच मीन्स U इज इक्वल टू K ओनली, क्योंकि P का वैल्यू 0 हो जाएगा। और K की वैल्यू क्या आती है? F/2 nRT। लिख लिया इसको? तो यानी डेल्टा U अगर मैं कर दूं तो क्या आ जाएगा? F/2 nR डेल्टा T। बोलो बच्चों, टेम्परेचर ही तो चेंज होगा। तो F/2 nRT। तो यहाँ डेल्टा U को अभी हमने क्या दिखाया आपको? क्या लिख सकता हूं मैं? कैन आई राइट NCV डेल्टा T? कैन आई राइट लाइक दिस? दैट इज इक्वल टू F/2 nR डेल्टा T। तो क्या यहां से हमें CV मिल गया? F/2R। किसके लिए लिख रहा हूं? आइडियल गैसेस के लिए। CV इज इक्वल टू मोलर हीट कैपेसिटी फॉर आइडियल गैसेस। ये ध्यान रखना, यही टॉपिक चल रहा है अभी। मोलर हीट कैपेसिटीज फॉर आइडियल, मोलर हीट कैपेसिटी फॉर आइडियल गैस। और कौन सा मोलर हीट कैपेसिटी?
कौन सा मोलर हीट कैपेसिटी? एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब सीवी की मैं बात कर। तो आ गया ये। अब याद करो, हमने पिछले क्लास में एक खूब बड़ा सा टेबल बनाया था जिसमें हमने वाइब्रेशनल और ये सारी टर्मिनोलॉजी को ध्यान में रख करके वैल्यूज लिखे थे। तो आज वो टेबल रिपीट करेंगे और आपसे पूछता हूं मैं वैल्यूज। टाइप ऑफ आइडियल गैस, मोनोएटॉमिक, वैल्यू ऑफ सीवी, नेग्लेक्टिंग वाइब्रेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और दूसरा सीवी इंक्लूडिंग है ना। तो मोनो एटॉमिक के लिए बताओ भाई, मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता था? 3। याद करो, अरे बच्चों याद आ रहा है? डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितने टर्म्स होते थे? ट्रांसलेशन, वाइब्रेशन, सॉरी रोटेशन एंड वाइब्रेशन। अरे याद आ रहा है क्या? ट्रांसलेशन। आप ये बताओ, ट्रांसलेशन का वैल्यू क्या होता है मोनोएटॉमिक के लिए? डिग्री ऑफ फ्रीडम इंडिपेंडेंट 3 डायरेक्शंस आर देयर, एक्स वाई एंड जेड। तो ये 3/2 आर हो गया। क्या वाइब्रेशन इसमें होता है क्या मोनोएटॉमिक? कोई मतलब नहीं। तो सर ये इंक्लूडिंग भी कर लोगे तो भी कितना आएगा? 3/2 आर। तो कोई टेंशन नहीं है। सेकंड, डाई एटॉमिक। तो बताओ, ट्रांसलेशन तो हमेशा 3 होता है, रोटेशन डाई एटॉमिक के केस में 2 था क्योंकि वो लीनियर। कितना हो गया ये? 5/2 आर। याद रहेगा, ये याद कर लेना, टेबल बहुत काम आने वाला है। मोनो डाई। अच्छा, अब जब आप वाइब्रेशन यूज कर लोगे तो आपको यहां लिखने आता है, वो कर लेना अपने से। कर लोगे कैसे? तो मैं यू लिखता हूं, यू लिखता हूं। यू देखो, यू इज इक्वल टू 5/2 एनआरटी। बोलो बाबा, यू इज इक्वल टू 5/2 एनआरटी प्लस वाइब्रेशन वाला। तो वाइब्रेशन का मैंने कैसे बोला था? 3n माइनस ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन, यही बोला था ना? अरे बोलो यार। और हाँ, यहाँ पे n एटॉमिसिटी है, मल्टीप्लाई यहाँ पे इंटू एटॉमिसिटी लिख लो क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। तो बताओ यहाँ पे कितना है एटॉमिसिटी? कितना है O2 का? O2 का 2 है एटॉमिसिटी। तो बताओ क्या लिखूंगा? 3 × 2 माइनस ये दोनों फ्रीडम बताओ कितने हैं? 3 + 2 ट्रांसलेशन रोटेशन मिला करके 5 हो गया। और ये कितना है? 6। तो कितना आ गया? 1। तो मैंने अगर इसको लिखना हो तो 1 × R × T, यही ना? सॉरी nRT। 1/2 नहीं होता जी यहाँ पे, सिंपल दिस इंटू। देखो एक्सप्रेशन में देखो, मैंने बोला है यहाँ पे सीधा n से ही मल्टीप्लाई करते, बाई 2 नहीं करते कभी। देखो एक बार चेक करो पिछले वाले में। अगर आपको उसको करना है तो इसको डबल करना पड़ेगा क्योंकि वाइब्रेशन में भी काइनेटिक पोटेंशियल दोनों होता है। तो अगर उसको आपको 2 से करना है तो पहले फ्रीडम को ही डबल कर देना पड़ेगा ना। तो उससे अच्छा है कि सीधा सीधा निकालो। तो ये आ गया, तो इसलिए u निकाल लो। u का वैल्यू कितना आ गया भाई? तो 5/2 + 1 कितना आ गया? 7/2 nRT। तो ये u आ गया, तो डेल्टा u की वैल्यू कितनी आ गई? 7/2 nR डेल्टा t। तो यानी बच्चों क्या आ गया आंसर हमारा? इसी को NCV डेल्टा t लिख दो, कटा के देख लो तो 7/2 R आ गया। अरे समझ आ रहा है क्या? 7/2 R डायटोमिक के लिए, एज्यूमिंग वाइब्रेशन पार्ट। ऐसे ही ट्राई एटॉमिक, नॉन लीनियर। क्या लीनियर लिखने का जरूरत है? लीनियर लिखना हो तो लिख लो आप, 5/2 R। और ये अपना लिखते रहना, ठीक है? बहुत लेंदी गेम है वो, उसका ज्यादा यूज है नहीं मुझे। फिर ट्राई एटॉमिक, नॉन लीनियर,
इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो? 6/2r, मतलब वही 3r ही। उसके बाद फिर से पॉलीएटॉमिक, नॉन लीनियर, तो यही आएगा 6/2r। और यहाँ पे आप अपने से जैसा आएगा उसके हिसाब से लिखना। मैंने इंटरनल एनर्जी लिखना सिखा दिया है ना, तो वो लिखो और फिर डेल्टा यू का वैल्यू nr डेल्टा टी करके उसको एनसीवी डेल्टा टी से इक्वेट कर दो, वहीं से हम निकाल लेंगे। तो यार देखो, अभी मेरा मेन पर्पस क्या था कि आपको सीवी वैल्यू मोनो एटॉमिक के लिए याद हो जाए, डाई एटॉमिक के लिए याद हो जाए, ट्राई एटॉमिक लीनियर एंड नॉन लीनियर के लिए याद हो जाए, पॉली एटॉमिक के लिए याद हो जाए, बस इतना ही मेरा पर्पस था, नेग्लेक्टिंग वाइब्रेशनल टर्म्स। तो याद हो गया क्या? 3, 5 एंड 6 आ रहा है, 3/2r, 5/2r एंड 6/2r। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में कभी भी मेंशन नहीं रहेगा। वो सिंपली बोल देंगे एन आइडियल गैस, कौन सा, मान लो ऐसा लिख लेंगे, या तो नाम ही लिख देंगे उसका, 2 मोल ऑफ हीलियम इज अंडरगोइंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको बाय डिफॉल्ट सीवी का वैल्यू खुद लिखना पड़ेगा, और वो अगर आपको ध्यान है कि मोनो है कि डाई है ट्राई है, उसकी वैल्यूज कितनी होती है तो आप कर ले जाओगे। समझ में आ रहा है? अब क्वेश्चन करो। हो गया ये? जल्दी नोट करो भाई, क्या मजाक कर रहे हो तुम? अगली क्लास में मैं थर्मो पे एक टेस्ट कर रहा हूँ आपका, ठीक है? हाफ एन आवर का ही टेस्ट करूंगा। क्यों? ठीक है, एग्जाम चलने दो, जिनके एग्जाम है उनके लिए एग्जाम्प्टेड है, राइट, वो बाद में लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट टेस्ट रहना चाहिए। ऑलराइट, जितना भी पढ़ाया है उसी में से रहेगा। हाफ एन आवर का रख दूंगा मैं। कोई बात नहीं, बाद में तुम लोग, जिन बच्चों को प्रॉब्लम है टेस्ट वो अगले दिन लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं चेक करके बाद में ही बताऊंगा उसको, ठीक है? तो मेरे ख्याल से हम कल का ही प्लान कर लेते हैं, फिर चलो से थर्सडे कर लेते हैं ना। तो फिर थर्सडे कर लेते हैं, फिर थर्सडे जब करना है तो वेंसडे तो हमारे पास आ ही रहा है टाइम। तो देख लेता हूँ मैं, अनाउंस कर दें, करेंगे जरूर नहीं दोनों दिनों में, ठीक है? मैं आज देख करके कर लेता हूँ। लिखो, एक क्वेश्चन लिखो तो। टू मोल ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन
taken in a container, cylindrical container, 2 mole of oxygen is taken in a cylindrical container having movable piston attached with it. Having movable piston attached with it. If the initial pressure is 1 atm, sorry, if the initial pressure is 10 atm, volume 1 liter, following a process PV to the power, या ऐसा लिख दो, थोड़ा टफ बना दो इसको, नहीं जान दो यार, क्या होगा, मेरा ही टेंशन बढ़ेगा. PV square is equal to constant, right? Following a process PV to the power 2 is equal to constant. बताओ ये रिवर्सिबल चेंज है या इरिवर्सिबल? हाँ, इरिवर्सिबल कैसे हो गया? जब मैंने प्रेशर वॉल्यूम आपको डिफाइन कर दिया मोमेंट बाय मोमेंट, तो इरिवर्सिबल कैसे हो गया? मैंने अगर इक्वेशन लिख दिया प्रेशर वॉल्यूम कंटेनिंग कोई भी, तो कैसे इरिवर्सिबल हो गया? इरिवर्सिबल लिखना होता तो यहाँ बस लिखता एक्सपैंडेड अगेंस्ट द कांस्टेंट प्रेशर ऑफ दिस मच, दैट्स इट. अरे ये सब समझो यार, नहीं तो फिर ना वर्क डन में ही तुम लोगों की हालत खराब हो जाएगी. इंटरनल एनर्जी तक तो पहुंच ही नहीं पाओगे. ये सब आप दिमाग में बिठाओ अच्छे से. सो द फाइनल वॉल्यूम इज 10 liter. Final volume is 10 liter, right? Then find सबसे पहला आप W निकालो, दूसरा डेल्टा U निकालो, तीसरा क्वेश्चन Q निकालो. चलो देखते हैं भाई ये कौन अच्छे स्टूडेंट है. हाँ, कौन सा पार्ट नेग्लेक्ट करना है? अंडरस्टूड है. व्हाट यू हैव टू नेग्लेक्ट? वाइब्रेशनल टर्मिनल, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम यू हैव टू नेग्लेक्ट. बताओ बेटा, अगर आइडियल गैस है तो क्या वो लिक्विड बनता है? तो फिर अंडरस्टूड है, आइडियल गैस बोल दिया तो सेमी फेज है वो. तो एजम्पशन क्या लेना है यहाँ पे? क्या एज्यूम करना है कि आपको वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है. डू नॉट कंसीडर वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो क्वेश्चन को मैं इजी बना रहा हूँ थोड़ा. चलो शुरू हो जाओ, देखते क्या करते हैं. कितनी मोल आइडियल गैस ली थी मैंने? हाँ, तो 2 मोल O2 है आपके पास. दिमाग लगाओ.
रिपोर्ट योर आंसर इन कैलोरी, नो प्रॉब्लम, रिपोर्ट योर आंसर इन कैलोरी। अच्छे से करना बच्चों ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कर ले जाओगे, क्योंकि इसके आधे पार्ट तो मैंने पहले ही आपको करा दिए हैं ना। डब्ल्यू वगैरह के बारे में तो हम सेकंड क्लास में ही पढ़ लिए थे, तो डब्ल्यू तो निकाल सकते हो तुरंत तुम लोग, उसके आगे का काम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे हो जाएगा। निकाल लिया बेटा? फर्स्ट निकला कि नहीं पहले ये बताओ। कितने लोगों ने ये बोल दिया कि सर W इज इक्वल टू माइनस पी डी करके हम लोग तो निकालना पहले ही सीख चुके हैं, और W का वैल्यू कितना आया था अगर आपको याद हो तो P2V2 माइनस P1V1। अगर P V टू द पावर अल्फा इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो अपॉन अल्फा माइनस 1, यही था ना, डिराइव किया था जो। नहीं तो आप पीछे जाके डिराइव कर लेना, अभी भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो तुरंत डिराइव हो जाएगा। एनीवे, तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, NR डेल्टा T अपॉन अल्फा माइनस 1 लिख सकता हूँ। तो यूजिंग दिस, यूजिंग W इज इक्वल टू P2V2 माइनस P1V1 अपॉन अल्फा माइनस 1। बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी है, बोलो ना, 2 है, तो 2 माइनस 1 कितना आ गया, ये P2V2 माइनस P1V1। अब प्रॉब्लम क्या है बच्चों की, हमें चलो P1V1 तो मालूम है, P2 हमें मालूम ही नहीं है। प्रॉब्लम समझो, तो अब क्या P2 नहीं निकाल पाएंगे हम लोग? पहले देखो निकालना क्या है, कहाँ फंस रहे उसके हिसाब से फिर पैरेलल कैलकुलेशन कर लो। तो अब कैसे लिखेंगे, सिंस P इंटू वी स्क्वायर इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, वी कैन से दैट P1V1 स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू P2V2। तो बताओ भाई P1 कितना था, 10, वॉल्यूम 1 का स्क्वायर, P2 कितना है नहीं पता यार, वॉल्यूम कितना है 10 लीटर का होल स्क्वायर, तो P2 कितना आ गया, 1/10 आ गया। बोलो बच्चों, तो यहाँ पे रखते हैं वैल्यू P2V2, P2 कितना है 1/10 इंटू वॉल्यूम कितना है माइनस, गेम हो गया क्या, माइनस 9, कौन सा यूनिट, ATM लीटर, चेंज कर लो इसको, माइनस 9 इंटू 101.3 जूल, कितना आ गया ये, कितने आलसी हो यार तुम लोग, जल्दी देखो तो 911.7 आ रहा है क्या, चेक करो, ये जूल। किसी का भी आंसर आया था पहले हाथ उठाओ, ये आना चाहिए, अगर आप सिंसियरली क्लास अटेंड कर रहे हो ना तो आपको यहाँ तक पहुंचना चाहिए, नहीं तो मैं मानूंगा कि आप अभी लापरवाही कर रहे हो इसमें। तो माइनस 911.7 किलो सॉरी जूल आ गया, इज दैट क्लियर? अब आप इसको कैलोरी में चेंज करना है, तो W इज इक्वल टू माइनस 911.7 डिवाइडेड बाई 4.2 कर दो, ये कैलोरी हो गया। ये कितना आ जाएगा भाई, 911.7 अपॉन 4.2, जल्दी करके बताओ कितना आ रहा है, -21 अप्रोक्सीमेटली इतना ही कैलोरी कर लो ना। मैंने क्या आंसर बोला है किसमें करने के लिए, क्वेश्चन तो देखो पहले, हम कर सकते हैं बट अभी जब करने के लिए बोला है इस यूनिट में तो इसमें ही करो आप लोग, ठीक है।
यहाँ तक क्लियर है बच्चों? अब अगला इसके आगे देखते हैं। चलो भाई W तो निकल गया। अब कितने लोग कह रहे थे डेल्टा U का तो हमें आइडियल गैस दिया है ना, so for ideal gas we know that delta U is equal to NCV delta T। अरे बोलो यार, तो किसी तरीके से T2 मिल जाए और CV का वैल्यू मिल जाए तुमने क्या, तो CV फॉर O2 कितना आएगा 5/2R, वो भी मिल गया। मोल हमें मालूम है, हमें किसी तरीके से टेम्परेचर डिफरेंस पता चल जाए। अरे यार बोलो, तो ये बताओ यहाँ पे क्या लगा दो, मोल तो वही है ना, 2 मोल है। प्रेशर कितना निकल गया P2 का 1/10। अब वॉल्यूम भी मालूम ही है, तो क्या आप नहीं लगा सकते हो भाई टेम्परेचर T इज इक्वल टू PV/NR। बोले भाई प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, बोलो 1/12 कर लो, क्योंकि आपने ATM लीटर में किया है ना, तो नीचे 1/10 कर लो। कैलोरी में क्यों लिखना है यहाँ पे? टेम्परेचर का वैल्यू कैलोरी में कैसे निकलेगा भाई? हमें यहाँ टेम्परेचर निकालना है। R कहाँ कट जाएगा, टेम्परेचर निकालना है। अच्छा वहां पे आप बोल रहे हो, तो R के ही फॉर्म में लिखना चाह रहे हो? नहीं, मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रहा बेटा, आप R के फॉर्म में लिखोगे और यहाँ पे आपने क्या निकाल रखा है 5/2R। नहीं तो फिर मुझे ये लग रहा है कहीं हम गलत यूनिट में तो नहीं लेके चले जाएंगे, फिर तो हम ऊपर प्रेशर वॉल्यूम किसी भी यूनिट में रख दें, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ पे आप प्रॉपर यूनिट के फॉर्म में रख करके वहां रखो। यहाँ हम कैलोरी में निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ हम 2 यूनिट रखेंगे, और यहाँ ATM लीटर में है तो 1/12। तो हम एक एक स्टेप को निकालते हैं ना, कंफ्यूजन खत्म करते हैं। तो ये रखोगे तो ये केल्विन में आंसर आएगा, कितना आ रहा है ये, इतना कम आ रहा है क्या टेम्परेचर, 6 केल्विन। हालांकि देखो प्रैक्टिकली इतने लोअर टेम्परेचर पे जा पाना बहुत मुश्किल है, उतने लोअर टेम्परेचर पे तो O2 आइडियल गैस रहेगा ही नहीं, समझ गए ना। एबव क्रिटिकल टेम्परेचर ही कोई चीज गैस होती है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर ऑप्शन का इतना भी खराब नहीं है, मतलब वो काफी ऊपर है। बट चलो कोई बात नहीं, ये सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए था, इसलिए आप एज्यूम करो कि अभी भी आइडियल गैस बिहेवियर ही है। तो ये आ गया बच्चों 6 केल्विन। अब और पहले वाले का कितना था, यहाँ का T1 निकाल लो, यहाँ का टेम्परेचर। अरे भाई यहाँ पे भी हम वही लगाएंगे PV/, तो कितना आया 60, तो 60 केल्विन यहाँ है और यहाँ कितना है 6 केल्विन, कितना आ गया फिर, तो डेल्टा U का वैल्यू कितना आ गया 5/2, सॉरी नंबर ऑफ मोल बताओ, नंबर ऑफ मोल 2, CV कितना है 5/2, R कितना लिख लूं मैं 2 कैलोरी, इनटू डेल्टा T कितना हुआ भाई, फाइनल टेम्परेचर कितना है -60, बस कितना आ गया ये, कितना आ गया ये 2 से 2 उड़ गया, और ये कितना आ गया 54 इंटू 5 माइनस, हाँ 10 टाइम्स हो गया ना, तो -540 कैलोरी आ गया। तो ये डेल्टा U आ गया और ये W आ गया, और ये दोनों पता चल गए, तो क्या Q नहीं निकल जाएगा, Q कितना आएगा, अच्छा चलो भाई अच्छी बात है, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। देखो पहले अभी इसको निकाल लें वैल्यू, फिर उसके बाद बात करते हैं। Q का वैल्यू कहां से आ जाएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स Q इज इक्वल टू डेल्टा U माइनस, तो भाई डेल्टा U कितना आया था हमारा -540, और W कितना आया है -217। अब ये कर दो भाई, कितना आ रहा है ये निकाल के बताओ, -3 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आएगा ना भाई। ये तो हो गया आंसर। अब देखो इसने एक क्वेश्चन पूछा कि सर ये वाले केस में, तो ध्यान से सुनना ये बात क्या बोला इसने,
इसने बोला सर ये वाले केस में, आइडियल गैस के केस में तो आपने प्रोसेस ये वाला दिया है, मतलब PV⁴ इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसमें तो वॉल्यूम कांस्टेंट है ही नहीं, तो आप डेल्टा यू का वैल्यू कैसे यूज कर रहे हो दोबारा NCV डेल्टा टी? आप तो ये नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि आपने क्या डिराइव किया था, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा यू, यही बोला था ना, बोलो। तो अगर वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे सप्लाई होता तब तो आपको ये लिखना चाहिए, और इसी QV को आपने लिख दिया था NCV डेल्टा टी। बोलो बच्चों। तो देखो यही तो खास बात है, ये एक स्टेट फंक्शन है। अगर आप ये स्टेट से यहां स्टेट पे, क्योंकि देखो इंटरनल एनर्जी, ये स्टेट फंक्शन भी है और ये किस पे डिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे ही। यानी इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के केस में सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब उसका स्टेट अगर चेंज हो रहा है तो इंटरनल एनर्जी का स्टेट तभी चेंज होगा जब वो टेम्परेचर चेंज हो रहा हो। तो इस स्टेट से इस स्टेट में पहुंचने के लिए अगर मैं किसी तरीके से कांस्टेंट वॉल्यूम से भी पहुंच जाऊं या किसी भी जनरल प्रोसेस से पहुंचूं तो वैल्यूज सेम रहने वाली हैं, क्योंकि वो क्या है, स्टेट फंक्शन है। और एक बार ही स्टेट फंक्शन हो गया तो हम किसी एक प्रोसेस से जो भी फिजिबल है वहां से हम कैलकुलेट कर ले वैल्यू और उसी को हम रीयूज कर लेंगे किसी भी प्रोसेस में। तो ये मैंने बिना बताए डायरेक्टली लिख दिया है NCV डेल्टा टी, क्योंकि हमें ये मालूम है कि अगर हमें T2 मालूम हो, T1 मालूम हो, वो स्टेट फंक्शन है। डजंट मैटर कि आप T1 T2 किस प्रोसेस से पहुंचे हो, अगर हमें एक से भी वैल्यू मिल गई और T1 T2 की वैल्यू सेम है तो डेल्टा यू की वैल्यू हर बार सेम रहेगी। यही खासियत है स्टेट फंक्शन की, एंड दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग इट। अंडरस्टूड ना? तो डेल्टा यू फॉर आइडियल गैस, वो किसी भी प्रोसेस से जा रहा हो फर्क ही नहीं पड़ता, आप हमेशा क्या लिख सकते हो, NCV डेल्टा टी। अगर आइडियल गैस नहीं हुआ ना तो कोई फॉर्मूला आएगा ही नहीं, फिर आपके पास एक ही तरीका बचेगा, वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यूज करो किसी तरीके से, आप हीट निकालो किसी तरीके से, आप वॉल्यूम निकालो किसी तरीके, सॉरी वर्क निकालो किसी तरीके से, उनको ऐड कर दो, वही तरीका होता है और कोई तरीका नहीं होता है। ये एडवांटेज और ये लग्जरी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, आइडियल गैस के लिए, कि हम उसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, NCV डेल्टा टी लिख पा रहे हैं। सॉरी NCV डेल्टा टी बोल रहा हूँ, मतलब CV की वैल्यू हमने R के टर्म में जितनी जितनी एक्सप्रेस की हुई है। हाँ बोलो क्या, किसका? हाँ तो वही आता ही है, क्योंकि U तो काइनेटिक एनर्जी के ही बराबर होता है ना आइडियल गैस के केस में, वहीं से तो हमने यहाँ पे डिराइव किया है। याद करो हमने कैसे शुरू किया था, मैंने बोला था U का वैल्यू क्या होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। ये पोटेंशियल है नहीं, काइनेटिक बचा, तो इसीलिए तो हमने F/2 nRT लिख दिया था और F की वैल्यू अलग अलग के केस में लिखा। तो U या काइनेटिक एनर्जी एक ही बात तो है आइडियल गैस के केस में, अलग अलग कहाँ है? कौन सा पार्ट? CV क्यों यूज हुआ? अच्छा ठीक, फिर से समझाता हूँ। आज ये खत्म कर लिया तुम लोगों ने, इसको पहले उसको नोट कर लो, फिर मैं समझाते रहूँ। हाँ देखो इधर ध्यान से, पहले ये बताओ बच्चों, U कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन या पाथ फंक्शन? अच्छा स्टेट फंक्शन का मतलब भाई ये किस पे डिपेंडेंट है, जो जो इसका स्टेट है, मतलब जो जो वेरिएबल्स होंगे उसी के स्टेट पे डिपेंड करेगा। क्या ये आइडियल गैस के लिए, क्या ये प्रेशर पे डिपेंड करता है, क्या ये वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर। हाँ जी चलो और देखते हैं फिर से वापस, ध्यान दो इधर, प्लीज फोकस एवरीवन। तो U इज अ स्टेट फंक्शन एंड
स्टेट में भी ये सारे वेरिएबल्स पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे। किसके लिए बेटा, आइडियल गैस के लिए, क्योंकि देखो ना यार यू का एक्सप्रेशन हमने निकाला था तो F/2 nRT आ रहा था ना, तो इसमें बताओ कहीं प्रेशर वॉल्यूम है क्या, नहीं सर, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर वॉल्यूम है, प्रेशर वॉल्यूम नहीं है, लेकिन टेम्परेचर के डायरेक्टली डिपेंडेंट है। देखो तो अगर मैं ये बोल दूं बेटा कि स्टेट ए का टेम्परेचर T1 है, स्टेट बी का टेम्परेचर T2 है, समझ रहे हो, तो इसका डेल्टा यू, और स्टेट ए से बी में आप बहुत अलग अलग तरीकों से जा रहे हो, यानी T1 से T2 आप बहुत सारे अलग अलग तरीके से जा रहे हो, तो क्या बदल रहा होगा भाई, इन प्रोसेसेस में प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो पावर है वो चेंज हो रहा होगा ना। अरे बोलो यार, तो कभी मैं आइसोकोरिक से चला जाऊंगा T1 से T2, कभी मैं आइसो मतलब P/V⁴ जनरल कुछ भी फॉलो करके यहां से यहां ट्रांजिशन कर जाऊंगा, लेकिन यहां से यहां पहुंचने पे चाहे आप सर इधर वाले से जाओ या इससे जाओ या आइसोकोरिक से जाओ, कहीं से भी जाओ सर, एक चीज तो कंफर्म है कि डेल्टा U1 मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा U2 मस्ट बी इक्वल टू U3 एंड U4 एंड U5। ये क्लियर है। तो मैं वही बोल रहा था बेटा कि डेल्टा U आप यहां से यहां किसी भी एक प्रोसेस से अगर निकाल लिए हो तो वो आप फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हो किसी भी दूसरे तरह के प्रोसेस में। तो जैसे ये वाले प्रॉब्लम में मैंने क्या किया था, P/2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाले प्रोसेस से मैं T1 टेम्परेचर से T2 टेम्परेचर पहुंच रहा था। अरे समझ रहे हो क्या बदलेगा इन सब में क्या बदलेगा, यहाँ W1 हो जाएगा सर, ये W2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5, लेकिन ये सब इक्वल होंगे। डेल्टा U1 मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा U2, बट W1 कांट बी इक्वल टू W2। पाथ फंक्शन है वो वैल्यू बराबर नहीं होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि यहां से यहां का डेल्टा T अगर सेम है तो डेल्टा U भी सेम होगा, और डेल्टा U सेम है बेटा तो वो वैल्यू निकाल लो ना, कैसे, T1 से T2 तक पहुंचो थ्रू आइसोकोरिक। ये एक प्रोसेस मान लो आइसोकोरिक है, यहां से यहां पहुंच सकते हो। अरे बताओ भाई, क्या वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए तुम T1 से T2 नहीं पहुंच सकते हो क्या, पहुंच सकते हो ना। तो यहाँ का डेल्टा U निकाल सकते हो ना, कितना आएगा NCV डेल्टा T, और ये वैल्यू हमें मिल गई है ना, पहले से ही हमें CV का एक्सप्रेशन मालूम है, इसलिए मैं इसको यूज कर रहा हूं, क्योंकि मैंने पहले ही देखो CV क्यों निकाला, खुद दिमाग लगाओ, अगर इसका यूज ही नहीं होता तो हम CV का टेबल ही क्यों बनाते। हमने CV इसीलिए निकाला ही ताकि अब प्रोसेस कुछ भी हो रहा हो, हमें आइडियल गैस दिया हो तो हम डेल्टा U तुरंत निकाल के रख सके, क्योंकि हमें मालूम है वो स्टेट फंक्शन है, और एक बार आइसोकोरिक रास्ते से यहां से यहां पहुंचने में जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू आप कहीं से भी यहां पहुंच रहे हो, प्रोवाइडेड T1 T2 आर सेम वैल्यूज। तो बस भाई हमने CV का वैल्यू रखा और वहीं से निकाल लिया। अब आया बात समझ में। तो हाँ, लेकिन आप Q को इस बार ऐसा नहीं लिख सकते हो NCV/dt, आप Q को ऐसा नहीं लिख सकते हो, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इस प्रोसेस में P/2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ये जनरल, यहाँ पे आपको CV की जगह नॉर्मल C लिखना पड़ेगा। इसलिए देखो मैंने Q कैसे निकाला, मैंने पहले डेल्टा U निकाल लिया, सॉरी W निकाल लिया, डेल्टा U निकाल लिया, और हमें C तो मालूम है नहीं इस प्रोसेस का कितना है। अरे देखो ना, P/2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, C मालूम है क्या, नहीं, तो फिर हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करके निकाल लिया। तो ध्यान में रखना बच्चों, एक तो होता है किसी भी क्वेश्चन को करने का डायरेक्ट उसका कोई रिलेशन है क्या, उसका यूज करके कर लो, नहीं अगर मिल रहा है तो एक बार दिमाग में जरूर लेके आओ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो तुम्हारा बहुत हेल्प करने वाला है, टफ सिचुएशन में उसका यूज करके बाहर निकल जाओगे। अब क्लियर हो गया। तो यू कैन ऑलवेज यूज फॉर आइडियल गैस डेल्टा U इज इक्वल टू NCV delta T, no matter if the process is isobaric, isochoric, कुछ भी हो रहा हो आप NCV delta T हमेशा यूज कर सकते हो। अब एकदम टेंशन फ्री रहना। Why we can use? Because it is a state function. स्टेट फंक्शन में भी कौन से वेरिएबल पे इसका स्टेट डिपेंडेंट है, टेम्परेचर ओनली। तो इधर P1 V1 हो, इधर P2 V2 हो गया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैसे जा रहे हो, बस T1 T2 सेम रहना चाहिए। अरे आ रहा है क्या, क्लियर हो रहा है ये बात, चलो थैंक गॉड, आगे बढ़ते हैं। तो हो गया ये, अगला क्वेश्चन लिखो। हाँ नोट कर लो, बिल्कुल नोट कर लो, ये बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कंफ्यूजन बहुत जेन्युइन है कि मतलब आप CV क्यों यूज कर रहे हो यहाँ पे, तो ये ठीक है, इसका मतलब आप सोच रहे हो बार बार इस चीज पे, समझ पड़ रहा होगा तभी तो सोच रहे होगे।
मिटा दो। हाँ जी बच्चों, चलो अब देखते हैं क्या करते हो तुम लोग, ठीक है। देखो हीलियम गैस लिया है मैंने एट 300 केल्विन। एट एन इनिशियल प्रेशर P1 या ये टेम्परेचर देने का जरूरत है क्या? नहीं, रहने दो। एट सम टेम्परेचर T0 रख देता हूं ना। P1 मैंने दे दिया बेटा कितना, 100 एटमॉस्फेयर, और वॉल्यूम कितना दे दिया है, 1 लीटर। इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, दिस इज अंडरगोइंग एक्सपेंशन अगेंस्ट 1 ATM अंडरगोइंग एक्सपेंशन अगेंस्ट 1 ATM। इसका प्रेशर कितना है, 100 गैस का, और बाहर मैंने जो अरेंजमेंट कर रखा है पिस्टन के ऊपर वो कितना प्रेशर डाल रखा है बेटा, 1 ATM काउंट। कहां तक लेके जा रहा हूं भाई, 1 लीटर से मैं इसको 10 लीटर तक एक्सपैंड कर रहा हूं। प्लीज डोंट टॉक। प्रेशर 1 ATM ही है और वॉल्यूम कितना, V2 कितना, 10 लीटर तक एक्सपैंड किया। मोल कितना मोल लिया हुआ है भाई, तो चलो 2 मोल ले लिया है हीलियम गैस का। सो 2 मोल ऑफ हीलियम गैस taken at a pressure of 100 ATM in 1 liter cylindrical container having piston attached with it। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है? पूरा लैंग्वेज में ना लिखा के मैं आपको क्लियर कर रहा हूं क्या है, आप सीधा सॉल्यूशन पे जाओ। राइट, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर यहां से यहां तक टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब यहां का भी टेम्परेचर T0 है, इसका मतलब कैसा प्रोसेस हो गया ये, आइसोथर्मल। अच्छा आइसोथर्मल तो है, क्या ये रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल? हाँ इरिवर्सिबल है इस बार, क्योंकि देखो सर आपने ना इंटरनल प्रेशर 100 ATM जबकि एक्सटर्नल कितना दे दिया है, 1 ATM। बोलो ना। तो बच्चों यहां से यहां जाने में, इधर से इधर जाने में आप सबसे पहला चीज क्या निकालो, डेल्टा U, दूसरा क्या निकालो, W, और तीसरा क्या निकालो, Q। अच्छा एक सेकंड माय बैड ना, मैं क्या करना चाह रहा हूँ, रुक जाओ। यहाँ 10 लीटर नहीं, मुझे तो आप समझ रहे हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, फाइनली उसको आइसोथर्मल मेंटेन भी तो करना पड़ेगा। अरे बच्चों बोलो यार, रुकना भी तो पड़ेगा। तो इसलिए प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट होना चाहिए ना, PV। हाँ तो वो मैंने कर दिया। V2 इज इक्वल टू, प्लीज रीराइट दिस, 100 लीटर कर लो, और प्रेशर कितना, फाइनली 1 ATM, मतलब जितना एक्सटर्नल प्रेशर है वहां तक ये जाके रुक जा रहा है। तो अब आप निकालो डेल्टा U, W एंड Q।
आपको यहाँ पे लॉग की जरूरत पड़ेगी, राइट? तो मैंने पहले ही बता रखा है कि log टू द बेस e x, इसी को ln x बोलते हैं ना, ln x कभी लिखा हो तो ये, और इसको अगर आपको कभी भी चेंज करना हो ln x को, तो 2.303 log टू द बेस 10x हो जाता है। इसका यूज पड़ सकता है आपको ना। चलो करो। चलो प्यारे बच्चों, हो गया। मैं अब आता हूँ, इस पे स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? क्योंकि इतनी देर का प्रॉब्लम है ही नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू आर सेइंग सर, पहला वाला तो तुरंत आंसर निकल गया, कितना? 0। क्यों? क्योंकि सर ये तो स्टेट फंक्शन है और वो भी टेम्परेचर डिपेंडेंट, आइडियल गैस के केस में, सबके लिए नहीं। और मैंने हीलियम आइडियल गैस की तरफ से बोला है आपको लेने के लिए, तो ये 0 हो गया। आप NCV डेल्टा T करोगे और यही 0 है इस बार, तो खत्म हो गया ये। अच्छा, डेल्टा U 0। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, क्या हमने W एक्सप्रेशन सीखा? हाँ सर। क्या Q सीखा है? नहीं सर, हमें कैसे मालूम Q? जब तक C ना दिया हो तब तक हम कैसे बता सकते हैं? भाई हीलियम का C कितना होता है ये मालूम क्या? नहीं, हीलियम का CV मालूम है सर, C थोड़ी ना मालूम है। अरे समझ रहे हो? CV क्या है? व्हेन द प्रोसेस इज कैरिड आउट कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, उसके करस्पॉन्डिंग जो मोलर हीट कैपेसिटी आती है वो CV है। तो ये नहीं कि कोई भी सी हो रहा हो, कुछ भी प्रोसेस हो रहा हो, हर जगह CV यूज कर लो, गलत हो जाएगा। सो वी डोंट हैव दैट। तो मैंने क्या बताया था, अगर सीधा रास्ता ना दिख रहा हो तो क्या देखो? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वेरी गुड। तो हम Q प्लस W इज इक्वल टू डेल्टा U यूज करेंगे, और ये तो खत्म हो गया। और हमें ये मालूम है कि ये मैं निकाल सकता हूं, और ये निकल गया तो ये तो मिल जाएगा ना बाबा। तो इस पे ध्यान रखो। तो W कितने लोग कह रहे हैं? ये कैसा प्रोसेस है? ये इरिवर्सिबल। प्रेशर कितना है? तो दैट इज इक्वल टू -1 ATM, ये कांस्टेंट है, इनटू DV। कहां से कहां तक भाई साहब? 1 लीटर से लेके 100 लीटर तक। तो बताओ भाई, -1 ATM बाहर आ गया, DV का इंटीग्रेशन V, 1 लीटर और ये 100 लीटर है। कितना आसान। क्या प्रेशर नहीं, यूनिट किसका रखते हैं या लिमिट किसका रखते हैं? पहले 100 था, अभी 1 हो गया, तो क्या प्रॉब्लम है? अरे बाबा, इंटरनल प्रेशर है ये, P ऑफ द गैस। हाँ, ये P ऑफ द गैस इंटरनल, और यहाँ पे दोनों ही बराबर हो गए, तभी तो रुकेगा ना यार इक्विलिब्रियम पे। अरे सोचो ना,
कि मैं अगर ऊपर 1 atm है और मैंने इसको फ्रीली छोड़ दिया है तो ये कब तक एक्सपेंड होता जाएगा, जब तक कि अंदर गैस का प्रेशर 1 atm ना हो जाए, तब तक तो चलता रहेगा ना ऐसे ही। तो इसलिए मैंने फाइनल वाले को इतना रख दिया। अगर मान लो अरे वो बाई डिफॉल्ट है कि यार आइसोथर्मल है ना, तो P1 V1 मस्ट बी इक्वल टू P2 V2, तो ये होना चाहिए, इसको भी ध्यान में रख करके मैंने किया। अगर यहाँ ये कुछ और हो रहा होता, ध्यान से सुनो, ये अगर 10 लीटर होता तो यहाँ प्रेशर को डेफिनेटली 10 होना पड़ता, ताकि इन दोनों का प्रोडक्ट इनिशियल वाले के बराबर आ जाए। कौन सा प्रेशर? गैस का प्रेशर। एक्सटर्नल तो अभी भी 1 है, तो मुझे यहाँ पे कौन सा यूज कर रहा हूं? मैं हमेशा एक्सटर्नल यूज कर रहा हूं। हाँ, तो इससे कोई मतलब ही नहीं है, वो तो चलो मैंने दिखाने के लिए कर दिया बस, ठीक है। तो कितना आ गया बच्चों? -1 atm इंटू 100 - 1 लीटर, कितना आया? 99। बोलो भाई, -99 atm लीटर। बताओ इसको चेंज कर दो किसमें, तो -99 इंटू 101.3 जूल। ये करके बताओ यार, जल्दी मल्टीप्लाई करके। हाँ हाँ, वो तो जूल में कितना रहा है? 100.7 जूल आ रहा है। इसी को कैलोरी में बताओ। 7। इतना कम कैसे आएगा? इतना कम कैसे आएगा जी? 4 से ही तो डिवाइड कर रहे हो अप्रोक्सीमेटली। -2387.7 कैलोरी, ठीक है। कैलकुलेशन पे ध्यान दो थोड़ा। ओके, गॉट इट। अब बच्चों बताओ, W मिल गया तो Q नहीं मिल गया क्या? सेम ही वैल्यू होगा सर, माइनस साइन के साथ। तो Q इज इक्वल टू, ये तो 0 था ही, -W। कितना आ गया ये? -2387। हाँ जी बच्चा, माइनस में लगा रहा हूँ। हो गया 2387.7 कैलोरी। चलो, किसी का भी आया था यहाँ तक? कहाँ पे यूज कर लिया? कहाँ, क्यों नहीं यूज किया? NCVDT नहीं यूज किया, मुझे डेल्टा यू का वैल्यू तो यही लिखा ना। क्या सी यूज कर सकते हैं? किस चीज का सी? किसमें? अच्छा, क्यू की वैल्यू क्यों नहीं यूज कर सकते? अरे बाबा यार, कैसा तुम लोग परेशान करते रहते हो। ध्यान से देखो, ये बताओ, ये कोई प्रोसेस हो रहा है ना, क्या ये आइसोकोरिक प्रोसेस हो रहा है क्या? नहीं। तो हीट सप्लाइड क्यू का वैल्यू तो प्रोसेस डिपेंडेंट है ना, पाथ डिपेंडेंट है कि नहीं? पहले इतना बताओ। तो यहाँ पे मोल इंटू मोलर हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी मैं लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि यही कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, तो आप बोलोगे कि अच्छा, तब ये कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम वाला भी मैं डाल दूंगा। अच्छा, मैं बोल दूं कांस्टेंट प्रेशर वाला यहाँ पे फंक्शन हो रहा है, तो QP यहाँ लिख करके यहाँ CP कर दो। क्यों, कोई जनरल प्रोसेस का हो रहा है, तो यहाँ C ऑफ दैट जनरल प्रोसेस लिखना पड़ेगा। अरे समझ में, दोनों चीजों को मिक्स मत करो, इंटरनल एनर्जी को आप सेट कर लो दिमाग में। आइडियल गैस आया तो हम ये यूज कर सकते हैं, बट हीट को तो मुझे वही लिखना पड़ेगा जो प्रोसेस हो रहा होगा, उसी का C हमें मालूम करना पड़ेगा। और इसका C का वैल्यू दिया ही नहीं है हमें, C भी मालूम है। बोलो बेटा। और ये बताओ, आइसोथर्मल के केस में क्या हीट सप्लाई कभी नहीं होती है? मैंने बोला है ना कि हीट सप्लाई कब कर सकते हैं, सॉरी, मैंने बोला है कि हीट सप्लाई को हम लिख 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो चलो ML वाला तो केस बहुत स्पेसिफिक है, जब हमारा फेज ट्रांजिशन हो रहा हो। तो जिस भी केस में अगर आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, तब जाकर के आप NCV डेल्टा T कर सकते हो। जहां टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा हो, वहां पे और कोई रास्ता नहीं बचता है। या तो अगर फेज का ट्रांसफर हो रहा हो तो क्या यूज करो, M×L, और अगर वो भी नहीं यूज हो रहा हो तो सबसे अच्छा हथियार कौन सा है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वहां का यूज करके करो। ये आइसोथर्मल चेंज है ना बेटा, आइसोथर्मल चेंज में C डिफाइन होगा क्या? अरे बोलो यार, C डिफाइन ही कब होता है? जैसे कभी भी बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, कितना हीट सप्लाई किया पर यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर पर मोल, यही है ना C। आप बताओ, अगर ये 0 हो जाए तो क्या ये डिफाइन हो पाएगा? तो हमेशा एक जगह कहीं लिख लो, अगर तुम्हारे दिमाग में भी ऐसे नहीं बैठ रहा है नेचुरली, तो ये लिख लो कहीं पे भी, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए C इज नॉट डिफाइंड, हीट कैपेसिटी इज नॉट डिफाइंड, वी कैन नॉट डिफाइन दैट। तो इसलिए हम Q को यहाँ पे क्यों लिखने जाते हैं? आइसोथर्मल था ना।
समझ आया? फॉर आइसोथर्मल चेंज द वैल्यू ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज नॉट डिफाइंड। तो वैसे केस में हमारे पास एक रास्ता बचता है हीट निकालने का, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या फिर अगर फेज ट्रांजिशन हो रहा हो तो लेटेंट हीट वाला चीज हम करेंगे। इससे पहले तो ये हमारे सामने एकदम यूनिक केस आया है, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ। अरे आया समझ में, है ना? ये देखो, यही छोटी छोटी बारीकियां थर्मोडायनेमिक्स को थोड़ा टफ बनाती है ना। बहुत छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना पड़ता है तब जाकर के आप, क्योंकि एक्सप्रेशंस ऐसे नाम मात्र के लिए देखा जाए तो बहुत लिमिटेड से हैं, लेकिन उनको यूज करना सबसे क्रिटिकल हो जाता है। कैसे आप यूज करो, प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा ये धीरे धीरे, अभी पहली बार है ना, धीरे धीरे हो जाएगा, सेट हो जाएगा, टेंशन नो। ये सारे केसेस आपके नोटबुक में होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह के प्रॉब्लम्स होने चाहिए। चलो अब यहाँ तक हो गया, अब हेडिंग डालो। देखो अब तुम्हारे दिमाग में क्यूरियोसिटी ये होनी चाहिए कि सर जैसे वाटर के केस में आपने बता दिया था कि वैल्यू इतनी होती है, तो क्या गैस के लिए ये वैल्यू डिफाइन नहीं होती है क्या? देखो मैंने क्या ध्यान दो, तो मैंने बोला था आइस के लिए 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर, लिक्विड वाटर के लिए 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन डिफाइन किया था ना। तो ऐसा क्यों नहीं आपने बताया सर कि वाटर वेपर के लिए भी 10 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, क्यों नहीं बताया था? क्योंकि वाटर के केस में बेटा जब कोई भी चीज वेपर फॉर्म में चली जाए, गैस फॉर्म में चली जाए, तो वहां W का रोल आ जाता है इंपॉर्टेंट। और जहां पे भी वर्क डन से रिलेटेड चीजें आ गई, वहां पे C का वैल्यू प्रोसेस डिपेंडेंट हो जाता है, कौन से प्रोसेस से आप जा रहे हो। इसीलिए सॉलिड एंड लिक्विड की वैल्यूज तो हम फिक्स आपको बता पाते हैं, बट गैस का नहीं बता पाते हैं। तो अभी का हमारा जो टास्क है वो यही है कि अलग अलग गैसियस प्रोसेस के लिए, अलग अलग प्रोसेस का मतलब समझ रहे हो, अरे रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है। अगर रिवर्सिबल है भी तो P V to the power 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है या कितना है, वो वैल्यू अगर हमें मालूम हो तो हम C उसका निकाल सकते हैं। यानी हर अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग C का वैल्यू आएगा, वो फिक्स नहीं होगा। ये और एक इंपॉर्टेंट लाइन आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो चलो अब यही निकालना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आप इसमें कितना एफर्ट लगा। करना क्या है आपके पास, वही गिने चुने आपके पास इक्वेशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, Q कैसे लिखते हैं, W कैसे लिखते हैं, इन्हीं का यूज करके ही आपको पूरा प्रैक्टिस करना है। तो चलो लिखो, तो हेडिंग डालो सब, मोलर हीट कैपेसिटी, रिलेशन बिटवीन मोलर हीट कैपेसिटी एंड CV रिलेशन बिटवीन मोलर हीट कैपेसिटी मतलब C एंड CV का मतलब मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर डिफरेंट प्रोसेस इन केस ऑफ आइडियल गैस। ये क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आइडियल गैस के ही केस में तो CV का वैल्यू हमें मालूम है भाई, उन्हीं के केस में तो हम, वरना और किसी के लिए डिराइव करने का कोई मतलब है नहीं, राइट? तो ये अंडरलाइन होना चाहिए, आइडियल गैस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि C एंड CV में रिलेशन। क्लियर? तो चलो सीधा डिराइव कर दें, सीधा डिराइव करो, तो मैं देखना चाहता हूं क्या लिखा। चलो बच्चों डिराइव करो, तो स्टार्ट करें। चलो, so for an ideal gas, guys please listen up, for an ideal gas undergoing through the process PV to the power alpha is equal to constant where alpha, ध्यान से सुनना, not equal to 1, अल्फा की वैल्यू 1 नहीं है, क्योंकि अगर 1 हो गया तो आइसोथर्मल हो जाएगा, और आइसोथर्मल में C का वैल्यू डिफाइन, हाँ तो ये बात ध्यान रखना, since for isothermal change alpha what is not defined, yes, कर लिया ये। अब आप यहाँ पे डिफाइन करो, कोई आइडियल गैस है, आप यहाँ पे डिफाइन मतलब ये डिराइव करने की कोशिश करो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C यू आर गेटिंग इन टर्म्स ऑफ CV, करो, लगो, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी फॉर द जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस PV to the power अल्फा, क्योंकि इसी का स्पेशल केस सब अलग अलग हो जाएंगे भाई। अगर अल्फा 0 हो गया तो कौन सा प्रोसेस आ जाएगा, ये
अल्फा 0 होने का मतलब P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कौन सा प्रोसेस? आइसोबैरिक। अल्फा इज इक्वल टू 1 हो गया तो आइसोथर्मल, उसके लिए तो खैर वो C डिफाइन ही नहीं होता है। बोलो, अल्फा इज इक्वल टू 2 हो गया तो कुछ स्टोरी बन रही होगी, 3 हो गया तो कुछ और बन रही होगी, तो हमें उसे दे। -1 हो गया तो प्रेशर प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम हो गया तो भी हम देख लेंगे यार कैसे हो रहा है। समझ गए? तो चलो स्टार्ट करो। इसके लिए जनरल टर्म के लिए डिफाइन कर दो तो हम कर लेंगे। चलो निकालो। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द जनरल पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस PV to the power अल्फा, सॉरी मैंने क्या बोला है, डिराइव द एक्सप्रेशन बिटवीन C and CV, derive the expression between C and CV for general polytropic process PV to the power alpha is equal to constant in case of ideal gas। इन केस ऑफ आइडियल गैस। तो जल्दी करो बच्चों, इसमें टाइम नहीं है ज्यादा, ये तुरंत हो भी जाएगा। आपके पास क्लू क्या है? फिर क्लू क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही, उसी का यूज करना पड़ेगा और कुछ है नहीं ना। चलो लग जाओ फटाफट। आपको C निकालना है इन टर्म्स ऑफ CV, C की वैल्यू CV में। क्या है बेटा? CV माइनस R अपॉन, यानी इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ CV प्लस R अपॉन 1 माइनस अल्फा। चलो ये फाइन, एक बच्चे ने ये आंसर किया है, बाकी आप देखो यहाँ तक पहुंच पा रहे हो? लगाओ दिमाग तुम लोग अपना, लगाओ। आ गया? बहुत आसान है यार, ये पता है, बहुत आसान है। आ जाओ देखते हैं, बस इतना ही टाइम देना था इसके लिए। ध्यान से देखो, आप ये बताओ, कैन वी राइट Q फॉर एनी जनरल प्रोसेस एज नंबर ऑफ मोल इनटू C ऑफ दैट प्रोसेस इनटू dt? कैन आई बी राइट लाइक दैट? मतलब अगर मैं स्मॉल q की बात करूं तो स्मॉल q, या फिर कैपिटल Q की बात करूं तो इंटीग्रेट करने के बाद ये C इंटू डेल्टा टी आ जाएगा। इज दैट क्लियर? कैन वी राइट लाइक दिस? अच्छा, कैन वी राइट डेल्टा U फॉर एन आइडियल गैस इज इक्वल टू NCV डेल्टा टी? कैन वी राइट? बोलो बाबा, अरे बोलो। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करूंगा तभी तो Q एंड डेल्टा U को रिलेट करूंगा। अरे तभी तो रिलेशन C एंड CV में आएगा ना, और कौन सा तरीका है? तो क्या बच्चों आपको एक ही हर्डल आ रहा है ना W का, और W का वैल्यू फॉर PV टू द पावर अल्फा क्या आता है? P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन, आप डिराइव करना, ये मैं डायरेक्ट दे दे रहा हूं। इसी को क्या लिख दूंगा? NR डेल्टा T अपॉन, कैन वी राइट लाइक दिस? खत्म हो गया। तो यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, पूरा लिखना। तो Q प्लस W इज इक्वल टू डेल्टा U, Q का वैल्यू NC डेल्टा T,
W का वैल्यू कितना आया, प्लस एन आर डेल्टा टी अपॉन अल्फा माइनस 1, डेल्टा U का वैल्यू कितना आया, एन सी वी डेल्टा टी। अब बताओ एन डेल्टा टी सब जगह से उड़ा दो तो क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू सी वी, लिख लो यार, दोबारा ही लिख लो, R अपॉन अल्फा माइनस 1 इज इक्वल टू सी वी। तो यहाँ से C का वैल्यू क्या आ गया, अरे बेटा माइनस होगा, बट ये नीचे वाला भी मैंने उल्टा कर दिया ना, देखो तो माइनस माइनस प्लस। लिख लो यार तुम लोग ऐसे ही ना, ज्यादा तकलीफ में रहते हो, मुझे बहुत कष्ट होता है। चलो 1 माइनस अल्फा कर लिया। अब दोबारा स्टेप में लिख लें, सी वी इज इक्वल टू, अब ठीक लग रहा है, अब उल्टा कर दिया, हे भगवान तुम लोग क्या करा सकते हो, आत्मा आ गई तुम लोग की मेरे, अल्फा माइनस, हाँ ये 1 माइनस अल्फा, इज दैट ओके? बोलो बच्चों। अब पता है एक बहुत घटिया सा डेरिवेशन है जो स्कूल में अक्सर पूछता है, क्या, derive that Cp minus Cv is equal to R for ideal gas। derive Cp minus Cv is equal to R for ideal gas। तो जैसे ही आपको Cv दिखे तो तुरंत चमकना चाहिए कि मुझे इंटरनल एनर्जी के बारे में सोचना है, और Cp दिख रहा है, इसका मतलब ये कौन सा है, कांस्टेंट प्रेशर वाला प्रोसेस है, बोलो ना। तो अब क्या डिराइव नहीं कर सकते हो, लिखो, हाँ तो यहीं से हो गया, बिल्कुल हो गया। हाँ लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा थोड़ा रिस्पेक्ट देते हुए, है ना, ऐसे कर दोगे ऐसे ही हो गया तो खत्म। डिराइव द हाँ बिल्कुल यहीं से आएगा, मैं तो बोल रहा हूँ कि यहाँ से नहीं आएगा, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि ये जनरल हो गया, अब इसके बाद कुछ भी करते रहो यहाँ से, ठीक है। तो लिखो डिराइव द एक्सप्रेशन, नेक्स्ट लिखो, derive the expression between molar heat capacity at constant pressure, ब्रैकेट में लिख लेना Cp molar heat capacity at constant pressure, देखो यहाँ P नीचे लिख दिया तो मतलब प्रेशर कांस्टेंट हो गया, एंड molar heat capacity at constant volume मतलब V लिख दिया तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो गया, समझ आ रहा है। So derive the expression between molar heat capacity at constant pressure and molar heat capacity at constant volume for ideal gas। derive कर सकते हो, करो, हाँ स्टार्टिंग से करो। पता है क्या यूज करना है यहाँ पे, आपको लिखना है कि Q at constant pressure will be equal to NCP delta T। अरे बोलो ना, ये बोल सकता हूं मैं भाई, जैसा प्रोसेस वैसा सी फॉर आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आप ऐसे लिख सकते हो, लेट अस कंसीडर एन आइसोबैरिक प्रोसेस, तभी आपको ये आइडिया आएगा कि सीपी कहां से निकल के आ रहा है। आइसोबैरिक प्रोसेस, तो आप क्यूपी को इतना लिख सकते हो, डेल्टा यू तो हमेशा ही लिखना है एनसीवी डेल्टा टी। बोलो भाई। अब बताओ डब्ल्यू का वैल्यू कितना लिखूंगा मैं, तो आप बताओ आइसोबैरिक है तो इसका मतलब क्या हुआ, P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बोलो ना, P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मतलब डब्ल्यू का वैल्यू क्या आ गया, इंटीग्रल ऑफ P डेल्टा V माइनस में P कॉन्स्टेंट बाहर निकल गया, बोलो ना, dV आ गया। तो कितने लोग कह रहे हैं कि सर ये V1 से V2 तो माइनस P V2 माइनस V1, तो माइनस P V2 माइनस P V1, तो कितने लोग कह रहे हैं कि सर ये कुछ और नहीं बल्कि ये क्या होगा, माइनस NR T2 माइनस NR
T1 और ब्रैकेट बंद कर देंगे तो क्या आ गया ये माइनस एन आर डेल्टा टी। अरे बोलो यार, तो W का वैल्यू ये लिख लिया माइनस एन आर डेल्टा टी। क्यों इसके टर्म में लिख रहा हूं? क्योंकि भाई हम तभी तो कटेगा ना दोनों तरफ से डेल्टा टी एन मोल। नाउ अगेन यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हम लोग पूरा लिखना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो Q प्लस W इज इक्वल टू डेल्टा U। Q का वैल्यू N, बोलो ना, Cp डेल्टा T, W का वैल्यू माइनस NR डेल्टा T, डेल्टा U NCV डेल्टा T। तो क्या आ गया बेटा Cp माइनस CV इज इक्वल टू R। देख लो, रीअरेंज करके देख लो। तो चलो इसी के साथ आज का क्लास खत्म करता हूं। Recording stopped. और कितने लोग कह रहे हैं कि सर डायरेक्ट भी तो कर सकते थे ये चीज? डायरेक्ट नहीं कर सकते थे कि भाई P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब ये P V टू द पावर 0 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 0। यूज दिस हियर, यू विल गेट C। और ये C क्या हो चुका होगा Cp। अरे Cp लिखना पड़ेगा ना, जो प्रोसेस है वैसा, तो विल राइट, so you can use directly also. Okay, so that's all for the class guys, you can now